चलिए आज है अपना लेक्चर नंबर 11। टॉपिक क्या है आज का? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, पहले और दूसरे लॉ में क्या बोला है न्यूटन भाई ने? इनर्शिया और लीनियर मोमेंटम डिस्कस किया है। थर्ड लॉ में क्या बोला है, किसी को पता है? थर्ड लॉ में लिखा है, लिख लीजिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन there is always an equal and opposite reaction. ठीक है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बस इतना ही बोला है न्यूटन के थर्ड लॉ में। तो क्या कह रहे हैं हम लोग, यहीं पे लेक्चर बंद कर दें? नहीं, अब हम लोग को समझना है कि इसमें डिटेल्स क्या है। इसमें डिटेल्स ये है कि पहली बात, इसमें क्या लग रहा है, इसमें दो बॉडीज इन्वॉल्व होंगी कि एक ही बॉडी इन्वॉल्व होगी? मतलब एक ही बॉडी को धक्का भी दिया जा रहा है, वही बॉडी वापस रिपेल भी कर रही है, कि दो बॉडीज है? दो बॉडीज है, हाँ, बहुत अच्छा। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि व्हेन द फर्स्ट बॉडी अप्लाइज एनी फोर्स, ठीक है, व्हेन द फर्स्ट बॉडी अप्लाइज एन एक्शन ऑन द सेकेंड बॉडी, द सेकेंड बॉडी रिटर्न्स अ रिएक्शन टू द फर्स्ट बॉडी, एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन टू द फर्स्ट बॉडी। मतलब कि इसको लिखें अगर, whenever the first body applies a force which is the action on the second body, the second body applies an equal and opposite force on the first body, and ठीक है, equal and opposite force, that is reaction on the, अच्छा on the लिख चुका, reaction on the first body। मतलब कि जब भी दो बॉडीज हम लोग लेंगे और जब भी पहली बॉडी दूसरी बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई करेगी, तो दूसरी बॉडी भी उसका एक रिएक्शन फर्स्ट बॉडी को देगी, और वो रिएक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? जो फर्स्ट बॉडी ने जितना फोर्स सेकेंड बॉडी पे लगाया। जैसे कि हाँ, न्यूटन के हिसाब से, विच इज ट्रू, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये फैक्ट है। अब जैसे कि ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, हमने दोनों को लड़ाया आपस में, ठीक है। अब ये दोनों बॉडीज एक दूसरे पे, या फिर ये हमने रेस्ट पे रखा है, इसको इस पे लड़ाया, तो इस बॉडी ने एक एक्शन को सफ़र किया, इस बॉडी ने इस पे एक एक्शन किया, तो इसने भी वापस इस पे एक रिएक्शन दिया। कैसे? अगर आप अपना हाथ मारते हो दीवार पे तो आपको चोट लगेगी? चोट लगेगी। ऐसा क्यों? आप ही तो फोर्स लगा रहे हो, दीवार तो वापस फोर्स दे नहीं रही है।
हाँ तो प्रूव हुआ ना, हेंस प्रूव्ड। तो वैसे ही यहाँ पे भी इसने इस पे मारा तो इस पे भी एक फोर्स हुआ, पर आप बोलोगे सर ये तो सीधे चलता गया, इसका कोई एक्सप्लेनेशन? क्योंकि इसका मोमेंटम बहुत है ना। हाँ अगर इसका मास बहुत बढ़ा दिया जाए, इसका मास बहुत, अगर यही चीज़ हम एक दीवार के साथ करें तो दीवार तो इसको रिपेल कर देगी वापस। ये देखिए हम इस पे फेंके ये वापस रिपेल कर देगी, ठीक है, इस पे फेंकेंगे ये वापस रिपेल कर देगी इसको। तो खेल है मोमेंटम का भी, इनर्शिया का भी, तो सारे लॉज आपस में इंटरकनेक्टेड है। लेकिन ये एक फैक्ट है कि किसी बॉडी पे अगर आप एक एक्शन अप्लाई करते हो तो वो बॉडी एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन आपको देगी। और इन दोनों एक्शन और रिएक्शन के बीच में क्या लगता है, कोई टाइम गैप होगा? मतलब 1 सेकेंड बाद देगी, तुरंत दे देगी, कि मिली सेकेंड का डिफरेंस रहेगा? तुरंत, कोई गैप नहीं रहेगा आपके हिसाब से? सॉलिड ही ले लीजिए, तुरंत नहीं, तुरंत, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का भी गैप नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉलिड्स ही ऐसा करती हैं, लिक्विड्स भी करती हैं और गैसेस भी करती हैं। लिक्विड्स का एग्जांपल, अगर कोई डाइवर है, स्विमिंग किसी ने की है, चलिए देखा होगा, ऊपर अगर रैंप से कोई कूदता है और उसकी लैंडिंग सीधी हो जाती है तो बहुत तेज़ी से उसको लगेगी। कहते हैं ना कि अगर तुमने लैंडिंग गलत कर दी तो वो पानी कंक्रीट की एक वॉल जैसी बन जाएगी तुम्हारे लिए, ठीक है। तो क्योंकि उस पानी का इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, उसका तो मास बहुत ज़्यादा है, वो स्टेट ऑफ रेस्ट में उसने आपने मोशन में लाया तो उसने वापस रिएक्शन फोर्स उसको दिया, इक्वल एंड ऑपोजिट। दूसरा रिएक्शन, पानी में अगर कोई बॉल फेंके जिसकी डेंसिटी उससे कम है, ऊपर वापस फेंकती है, फेंकती है। सॉलिड्स में बॉल एक दीवार पे फेंके वापस आ जाएगी, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर अगर बॉल मैं कैच करता हूँ तब, अगर मैंने बॉल कैच की तो आपको रिएक्शन फोर्स नहीं दिख रही है, मतलब मैंने अगर दीवार पे बॉल फेंकी तो आपको दिखा हाँ ऐसे गई, बॉल ने वापस उस पर रिएक्शन फोर्स लगाया। लेकिन अगर मैंने बॉल आपकी तरफ फेंक ली और आपने उसको पकड़ लिया, बॉल मेरी तरफ वापस नहीं आई, तो क्या कोई रिएक्शन नहीं हुआ? किस पे हुआ, कहाँ हुआ रिएक्शन? इस पे। हाँ बहुत अच्छा, अगर आपने कैच किया है तो आपके हाथ पे रिएक्शन फोर्स आया है। मतलब मैंने बॉल फेंका तो बॉल इज द फर्स्ट बॉडी, वो टकराई आपके हाथ से ही, और हैंड इज द सेकंड बॉडी। तो इसने इस पे एक फोर्स लगाया, आपके हाथ ने इस पे एक फोर्स लगाया, इसलिए तो कभी कभी होता है कैच ऐसे गिर के वापस गिर जाता है, ठीक है। अगर उसको आपने उस रिएक्शन को धीरे धीरे, ठीक है, उसका मोमेंटम आपने धीरे धीरे स्लो कर लिया, तब वो बाउंस बैक नहीं करेगी, आपने उसकी फोर्स को अपने अंदर ले लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बॉल आप पे फोर्स नहीं लगा रही है, ठीक है, लगा रही है। अब दो तीन चीज़ें इस पे ध्यान रखने वाली, पहले तो ये कॉपी कर लीजिए, यही है इस लॉ का एक्सप्लेनेशन जो मैंने छोटा सा लिखा ना कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। उसका मतलब ये है कि हाँ नहीं स्टेटमेंट तो वही छोटा सा है जो मैंने लिखवाया, ये उसका एक्सप्लेनेशन है कि यहाँ पे दो बॉडीज इन्वॉल्व होंगी, एक बॉडी एक्शन करेगी, दूसरी बॉडी रिएक्शन करेगी, ठीक है। इतना कॉपी करिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, द एक्शन एंड रिएक्शन नेवर acts on the same body. The interaction is always in pairs। मतलब कि जो
ऐसा नहीं होगा कि हम एक ही बॉडी ही एक्शन भी करेगी, वही बॉडी रिएक्शन भी करेगी, ऐसा नहीं होगा। हमेशा पेयर्स में दो चीज़ें होंगी, एक एक्शन करेगी एक रिएक्शन करेगी। अगर आप बोल रहे हो कि सर बॉल को मैंने फेंका, बॉल को मैंने एक्शन किया और बॉल ही वापस आई, बॉल ही रिएक्शन किया, ऐसा नहीं है। बॉल ने एक्शन किया, किसने रिएक्शन किया? बॉल ने रिएक्शन किया। मैंने आपकी तरफ फेंका बॉल, तो बॉल ने एक्शन किया और किसने रिएक्शन किया? आपने रिएक्शन किया। हाँ, बॉडी के जिस भी सरफेस से उसने टच किया। तो हमेशा पेयर्स प्रेजेंट होंगी, एक ही बॉडी से नहीं काम चलेगा। थर्ड पॉइंट, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑफ द सेम नेचर। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसका मतलब क्या है कि एक्शन और रिएक्शन के जो फोर्सेस है वो सेम नेचर के होंगे। इसका मतलब क्या होगा, कोई एक्सप्लेन करेगा? सेम नेचर का तो सर तब ये होगा। मतलब क्या है इसका? आपने फोर्सेस के दो मेजर कैटेगरी पढ़ी है, एक होती है कांटेक्ट फोर्स, दूसरी नॉन कांटेक्ट। तो अगर आपने किसी बॉडी में कोई जो एक्शन कर रही है उसने एक्शन फोर्स दिखाया है हम लोग को, तो रिएक्शन फोर्स भी, कांटेक्ट फोर्स दिखाया है तो रिएक्शन फोर्स भी एक कांटेक्ट फोर्स ही होगी। फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है। आपका पैर फर्स्ट बॉडी, फ्लोर सेकंड बॉडी, आपने इसको पीछे की तरफ धक्का दिया और आप आगे की तरफ चले। जब भी आप वॉक करते हो तो पैर आप ऐसे ऐसे आगे आगे थोड़ी ना चलते हो, आप अपने पैर को पीछे ढकेलते हो, और फ्रिक्शन जो कि उसकी ऑपोजिट फोर्स है वो आपको आगे ले जाती है। ये तभी तो इसको फिसलने की आवाज़ आ रही है। टायर जब घूमता है तो टायर घूम रहा है, वो कैसे मूव कर रहा है? फ्रिक्शन। ठीक है, तो दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स बना तो फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स ही रिएक्शन फोर्स उस पर लगाई है। ठीक है, तो ये सेम नेचर होगा। और अगर दोनों बॉडीज के बीच में है एक नॉन कांटेक्ट फोर्स, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो बॉडीज हैं, दोनों ही सेम पॉजिटिव साइड के, या फिर नॉर्थ मैग्नेट्स हैं, मैग्नेटिक फोर्स ले ले रहे हैं, दोनों को ही मैंने पास लाया, क्या होगा? रिपेल करेंगे। दोनों बॉडी इक्वली रिपेल करेंगे, ऐसा तो नहीं कि ये चिपकता रहेगा ये भागता रहेगा, दोनों इक्वली रिपेल करेंगे। क्या दोनों में से एक ने भी कॉन्टैक्ट रिपल्शन दिखाया? दोनों ने नॉन कॉन्टैक्ट, बिना कॉन्टैक्ट बनाए। जब एक बॉडी आपका कॉन्टैक्ट नहीं दिखा रही है तो दूसरी बॉडी भी कॉन्टैक्ट नहीं दिखाएगी। तो एक्शन फोर्स नॉर्थ, ये इसको उधर की तरफ रिपेल करेगा, ये इसको इधर की तरफ रिपेल। दोनों ही नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं तो सेम नेचर के फोर्सेस। लेकिन अगर ये दोनों एक ब्रिक हैं, पत्थर है, ईंटें, इन दोनों को हमने कोलाइड करा दिया, दोनों पत्थरों को आपस में कोलाइड करा दिया, एक कॉन्टैक्ट फोर्स बना, तो एक कॉन्टैक्ट एक्शन और रिएक्शन बनेगा। मान लीजिए दोनों पत्थर इक्वल वेलोसिटीज से मैंने लड़ाया, दोनों सेम डिस्टेंसेस पे जाके गिरेंगे ना, अगर मास दोनों का सेम है। दो बॉडीज अगर सेम मास की सेम वेलोसिटी से टकराई गई, दोनों का सेम मोमेंटम है, तो दोनों इक्वल डिस्टेंसेस पे गिरेंगी, तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स। और ये कैसा था? सेम नेचर था। क्यों? क्योंकि दोनों ने ही कॉन्टैक्ट शो किया है। तो एक बॉडी अगर इसने इस पर कॉन्टैक्ट लगाया है तो ये भी इस पर कॉन्टैक्ट फोर्स ही लगाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ये इसको बिना छुए ही धक्का दे देगी।
ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि दोनों सेम नेचर के होंगे, एक्शन और रिएक्शन फोर्स। तीसरा कॉपी करिए, कर लिया। चौथा पॉइंट, ये पांचवा पॉइंट नहीं है, चौथा होगा। 1 2 3 4, चौथा पॉइंट है ये कि ये जो दोनों फोर्सेस होंगी ये कोलीनियर होंगी। कोलीनियर मतलब सेम डायरेक्शन में रिपेल करेंगे, मतलब सेम डायरेक्शन में ही एक्शन रिएक्शन दिखाएंगी। अगर एक बॉडी ने इस डायरेक्शन पे, मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये इस डायरेक्शन पे जाके इस बॉडी से टकराएगी, तो ये बॉडी भी एकदम सेम उसी डायरेक्शन में उसी लेवल पे जाके उस बॉडी को रिएक्शन देगी। दोनों फोर्सेस आपस में कोलीनियर सेम लाइन पे आए तो दोनों सेम लाइन पे ही एक्शन रिएक्शन शो करेंगे। ठीक है, दीज, हाँ दीज, दीज फोर्सेस। हाँ, बीच में आप हाइफन भी लगा सकते हो, उसको आप ऐसे लिख दो, को लीनियर। और लास्ट पॉइंट है नो डीले। कोई डीले नहीं होगा इस एक्शन और रिएक्शन फोर्स में। ठीक है, इसका काम है आपके खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, समझने के लिए, लॉ को समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये चारों लॉ एप्लीकेबल है। जब ये आप एक्शन मतलब दोनों बॉडीज़ को देखोगे तो आपको समझ में आए अच्छा कब ये न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको दिखे कि हाँ यार ये ऐसे आया वैसे चला गया, पर वो न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक्शन मतलब जो फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे लगा रही है, और रिएक्शन है जो सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पे लगा रही है। हाँ, जैसे कि ये फर्स्ट बॉडी है और ये सेकंड बॉडी है, इसने जो इस पे फोर्स लगाया, इसने जो इस पे फोर्स लगाया ये एक्शन है, जो इसने इस पे फोर्स लगाया वो रिएक्शन है। ठीक है, फर्स्ट केस में जब एक बुलेट को आप फायर करते हो, जब एक गन फायर करते हो आप, तो क्या होता है, एक रिकॉइल भी वापस मिलता है। चलाया तो नहीं होगा आप लोग ने, हाँ, तो एक रिकॉइल वापस होता है। तो ये है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स, तो ये एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या वो चारों चीजें फिट हो रही हैं? फर्स्ट चीज क्या बताई है, मतलब फर्स्ट वो चीज जो मैंने पॉइंट लिखवाया, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? तो देखिए
ये फर्स्ट बॉडी पे इधर फोर्स लगाया गया, तो इस बॉडी ने बुलेट पे ही फोर्स लगाया गया ना, गन ने इस बॉडी पे लगाया तो गन बुलेट ने वापस इस बॉडी पे भी लगाया, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। ठीक है, फर्स्ट केस हम लोग का हो गया। दूसरा पॉइंट, हाँ देखिए, अब एक्शन तो किया गया बुलेट पे, अब बुलेट को ही नहीं बोलेंगे भाई ये जाएगी वहां पे टकराएगी, तो हमने देखिए एक एक्शन किया और वो बुलेट ने एक रिएक्शन कर दिया, ये नहीं होगा। इस बुलेट पे गन ने एक्शन किया है, तो गन इज द फर्स्ट बॉडी, बुलेट इज द सेकंड बॉडी। तो गन ने बुलेट पे एक एक्शन किया उस डायरेक्शन में, बुलेट पे गन पे रिएक्शन किया इस डायरेक्शन में, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ठीक है, फर्स्ट बॉडी गन, सेकंड बॉडी ये बुलेट। ठीक है, थर्ड क्या कहती है? आर ऑफ सेम, हाँ बहुत अच्छा। अब ये नेचर क्या समझ में आ रहा है, ये नेचर कैसा है? ये नेचर है कॉन्टैक्ट फोर्स का, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है ये, और कौन सा फोर्स है ये? पुशिंग फोर्स है, बुलेट को पुश किया जा रहा है, हाँ पुश, बुलेट को पुश किया जा रहा है, तो ये इन रिटर्न गन को पीछे पुश कर रही है। और अब देखिए, गन आपने पकड़ी है, तो अब गन इज द फर्स्ट बॉडी और आपका हाथ सेकंड बॉडी। ठीक है, पहले बुलेट ने गन पे लगाया, फिर गन ने आपके हाथ पे, तो गन पे इस डायरेक्शन पे लगा तो आपका हाथ पीछे फेंकाता है, आपका हाथ भी इक्वल फोर्स उस पे लगाता है ना, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स उस गन पे लगाता है। अगर ना लगाया होता तो आपका ये गन पीछे चलती चली जाती है ना। पर अब आप पूछोगे कि सर ये बताइए ये बुलेट तो बड़ी रफ्तार से आगे तक जा रही है, मगर ये गन बड़ी धीमे से पीछे, अगर हम वैसे को चला के ऐसे छोड़ भी दें तो गन मैक्सिमम वहाँ गिर जाएगी, पर बुलेट वहाँ चली गई। इसका कोई हमको बताएगा कि इसका क्या रीज़न है? बहुत बढ़िया भाई, मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम दोनों का सेम होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब कि दोनों मोमेंटम सेम रहेगा। तो इसका mv करेंगे, इसका mv करेंगे, तो जो फोर्स आएगा ना दोनों के बीच में, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो जीरो होगा। ठीक है, इसका मास ज़्यादा था तो ये वेलोसिटी कम होगी, इसका मास कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट ही रहेगा। फिर उसके बाद तीसरा कोलिनियर, देखिए सेम डायरेक्शन पे हुआ, इस डायरेक्शन पे बुलेट पे लगा, इस डायरेक्शन पे गन पे, हमारा हाथ इस डायरेक्शन पे हाथ पे लगा, हाथ ने इस डायरेक्शन पे लगाया, सब कुछ कोलिनियर है, एक लाइन में, एक लाइन ऑफ एक्शन है। पांचवा नो डिले, जैसे ही गन चलती है तुरंत रिकॉइल मिलता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है 1 सेकंड बाद मिलेगा। ठीक है, सेकंड वाला पंचिंग। ठीक है, पंचिंग, इस बंदे ने इसको पंच किया तो यहाँ पे एक एक्शन फोर्स लगा है, इसके गाल ने इस पे एक रिएक्शन फोर्स भी लगाया। ठीक है, सारे केसेस इसमें भी लगेंगे। कैसे लगेंगे? फर्स्ट वाला पॉइंट, सर जो इसका हैंड है, सर जो इसके यहाँ जॉ पे लगा तो सर वो एक्शन था, सर जो इसका जॉ सर उसको जब दिखाई कर सर वो रिएक्शन। बहुत बढ़िया। दूसरा पॉइंट आप बताइए तेजस। ये दोनों से आप इससे पेयर होगा। तीसरा आप बताइए। सर ये सर जो सर इसकी वजह से पंच मारता है, सब कांटेक्ट में आएगा, कांटेक्ट। और वापस गाल ने कैसा दिया इसको रिएक्शन को? कांटेक्ट फोर्स। चौथा, हाँ चौथा कोलिनियर तो इन्होंने बता दिया, कोलिनियर ही बताया आपने। हाँ कोलिनियर बताया। हाँ, इसमें कोई डिले नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा क्यों कि इसका गाल तो यहाँ तक फेंकाया लेकिन इसका हाथ बस यहीं पे, मतलब इसका हाथ आगे चला गया मोमेंटम की वजह से। हाँ वही, मास और वेलोसिटी, सही बोल रहे, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही तो मोमेंटम है, क्योंकि इसके हाथ का मोमेंटम बहुत ज़्यादा था और इसने
उतना ऑब्स्ट्रक्शन नहीं प्रोवाइड किया कि इसको भी वापस वो रिपेल कर दे, ठीक है। लेकिन एक रिएक्शन फोर्स लगा है, भले आपको दिखे ना, आपको लगे सर एक्शन ही एक्शन तो हुआ, रिएक्शन उसका हाथ अगर पीछे फेंकाता, लेकिन हुआ है। उसके यहाँ पे नकल्स पे तो लगी होगी ना, एक इंटरनल फोर्स तो उस पर लगाई। अगर ये बिना ग्लव्स पहने उस पर मारे, अगर बिना ग्लव्स पहने लड़ाई होती है तो भले दूसरे वाले का जॉ पे किसी ने मार दिया, उसका खून निकला, लेकिन नकल पे भी तो लगी, तो इट इज़ अ रिएक्शन फोर्स। भले आपको दिखा ना, इंटरनली तो पूरा रिएक्शन दौड़ा है अंदर, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, हाँ, पता नहीं बोट क्यों बना है, बॉयज फीट ऑन बोट, हाँ ठीक है। जब भी आपको बोट से उतरना होता है तो कभी भी आप बोट से ऐसे बस पाँव रख के नहीं उतरते हो, आप बोट पे एक पीछे का फोर्स लगाते हो। कभी उतरा है कोई, है ना? बोट पे आप एक पीछे का फोर्स लगाओगे और आप खुद ही आगे चले जाओगे, तो आप देखोगे बोट आगे भाग जाएगी और आप पीछे आ जाओगे इधर, ठीक है। इसमें भी चारों कैटेगरी प्रूव हो रही है। कैसे तेजस? पहली कैसे? ऑब्जेक्ट रिएक्शन से लग रहा है। कौन एक्शन कर रहा है, कौन रिएक्शन? एक्शन से मैन कर रहा है, ऑब्जेक्ट रिएक्शन से उसमें हो रहा है। बोट कर रही है। बोट कर रही है कि पानी कर रहा? पक्का पानी नहीं कर रहा? तो पानी कैसे डिस्प्लेस हो रहा है? क्योंकि सर हाँ, तो तब बोट और पानी ये दोनों बॉडीज बन गई हैं, ठीक है। दूसरा आप बताइए, दूसरी कंडीशन कैसे सेटिस्फाई हो रही? सर रिएक्शन तो सेम बॉडी में नहीं है सर, उसके फीट और उसके बोट पे है। नहीं, अलग अलग बॉडी पे है। यही तो कहता है कि दे बोथ एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज, नॉट ऑन द सेम बॉडी। सेम बॉडी पे होता है तो मतलब सिर्फ ये फुट, इसका फुट पीछे मारा तो इसकी बॉडी तो आगे गई, है ना। डिफरेंट बॉडीज है। तीसरा आप बताइए कंडीशन तेजस। सेम नेचर के, सेम नेचर, कैसा नेचर है? कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में भी कौन सा? मतलब पुश, ठीक है। चौथा सेम डायरेक्शन, कोलिनियर, हाँ एकदम सही। ये इस डायरेक्शन पे इसको दिया तो इसी डायरेक्शन में आगे भी गया। देखिए एकदम अच्छी स्ट्रेट लाइन तो बनी है। और फिर लास्ट वाला कोई डिले नहीं हुआ है, ठीक है। अब हो गया, इतना ही है। यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ ख़त्म होता है। अब हम लोग को ग्रेविटेशन पढ़ना है, ठीक है। ग्रेविटेशन अगले टर्न पे पढ़ेंगे। फॉर्मूला, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। न्यूटन के थर्ड लॉ का कोई फॉर्मूला नहीं है, न्यूमेरिकल इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत बेसिक चीज़ लगेगी, जैसे कि मान लीजिए ये एक दीवार है, यहाँ पे 3 आदमी खड़े हैं, ठीक है। ये तीनों आदमी इस दीवार पे मिल के ये लगा रहा है 100 न्यूटन का फोर्स, ये लगा रहा है 200 का, ये लगा रहा है 300 का, ठीक है। तो ये सारे फोर्सेस कौन से फोर्स हुए हैं? कांटेक्ट। तो ये एक्शन है कि रिएक्शन है? एक्शन है, ठीक है। तो ये तीनों ही फर्स्ट बॉडी हैं। सेकंड बॉडी कौन है? ये वॉल है, सेकंड बॉडी। अब आपसे पूछ सकता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, सो व्हाट इज द ऑपोजिट रिएक्शन ऑफर्ड बाय द वॉल टू दीज मैन? बताइए। व्हाट इज द रिएक्शन फोर्सेस offered by the wall to these men? ऑब्जेक्ट से रिएक्शन लगा होगा। कितना फोर्स वापस वॉल ने लगाया होगा? कितना? 600 न्यूटन, ठीक। इसने वापस लगाया 600 न्यूटन। तो क्या हर एक आदमी को 600 न्यूटन का फोर्स वापस मिला? नहीं सर, फिर
100 के वाले हाँ, जिसने जितना लगाया उसको उतना ही वापस मिला। गुड। जिसने 200 लगाया उसको 200 मिला, जिसने 300 उसने 300। बस ऐसे ही थोड़े बहुत ट्रिक क्वेश्चंस पूछ सकता है और इसमें कुछ नहीं है। लेकिन इसमें तो सर उसकी सर वेलोसिटी भी नहीं थी, वेलोसिटी बॉल की नहीं। तो बॉल का मास बहुत ज़्यादा है ना। अगर उसका मास और उसका वेलोसिटी और मास एक दोनों का सेम हो तब ये बॉल शिफ्ट होने लगेगी। ऐसा तो नहीं है कि कभी बॉल को हिलाया ही नहीं जा सकता। अगर बहुत सारे लोग मिलके एक कमज़ोर बॉल को गिराएं तो गिर तो जाती है बॉल। कमज़ोर बॉल जो वहाँ पे होती है हट में, झोपड़ी में, उसको आप 10 लोग मिलके धक्का दो तो झोपड़ी गिर जाएगी ना नीचे। तो मतलब वो इतनी इनर्शिया नहीं ऑफर कर रही थी वो बॉल, और इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। ठीक है, मास के साथ साथ ये भी है कि ये सारी जो बॉल्स हैं इनका जो बीच का कनेक्शन है ये भी बहुत ज़्यादा है। इन बॉल का मास अगर 100 kgs भी है तब भी लोग फोर्स लगा के इसको पीछे गिरा देंगे, लेकिन ये कनेक्टेड है हर जगह से। ठीक है, इस वजह से भी आप नहीं इसको ढकेल पा रहे हो। कनेक्टेड हो गई तो ये सब कुछ कनेक्टेड हो गया, तो इस बॉल का भी मास उसमें जुड़ गया, इसका भी जुड़ गया, तो आपको एक साथ 1000 kg लगाना है। वो अकेली बॉल तो 100 किलो की है, लेकिन सब कुछ कनेक्टेड है। आपको उसको मूव करने के लिए पूरा रूम ही मूव करना पड़ेगा क्योंकि बीच में कनेक्शन है उसके। तो इसी वजह से ये वेक्टर एडिशन हो जाता है उसमें। खैर, सर एक स्पेसिफिक अमाउंट में किसी बॉल पे फोर्स लगाएं तो सर वो पीछे चला जाएगा। बॉल जी सर। अगर वो बॉल का मास बहुत कम है जरूर चला जाएगा। एग्जांपल से यही बॉल ले लेते हैं, जैसे मतलब काफी ज्यादा लोग सर फोर्स लगाते हाँ, लगा दे। सर पीछे आराम से लोग नहीं, अगर जेसीबी इस पे फोर्स लगा दे तो हो जाएगा। जेसीबी गिरा तो देती है क्योंकि ह्यूमन इतना ज़्यादा फोर्स नहीं जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, जेसीबी जनरेट कर देगी। ठीक है, चलिए, किसी का कोई और डाउट? ख़त्म करें यहाँ पे लेक्चर। चलिए।